Hello everyone, welcome to the Historica, the online learning platform. I am Rituja Tade and currently I am pursuing my master's in the Department of Entomology and Agricultural Zoology in Banaras Hindu University. So let's start today's session. I hope you all are doing well in your studies, and today we just have a look at previous year's question 2022. आज हम देखेंगे previous year's question 2022 के. ओके, उसके पहले मैंने ये WhatsApp का एक स्क्रीनशॉट है जो आपके साथ शेयर किया है. इसमें ये बताना चाहूंगी कि ये मेरे जूनियर है, मेरे जूनियर ही नहीं तो ये मुझे फॉलो भी करते हैं एंड इनका नाम है रोहन कुमार. एंड अब तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली है, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, एक्सटेंशन हो गया, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एंटोमोलॉजी हो, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे सबके आंसर्स वो मुझे पर्सनली या फिर ग्रुप पे कमेंट करते हैं. ठीक है, तो मैं ये बताऊंगी कि अगर आप भी सेम करते हैं या फिर आप भी अपने तक ही आंसर रखते हैं तो इट इज फाइन, इट इज वेल एंड गुड. बट अगर आप वो आंसर्स दे नहीं रहे, अगर उसके आंसर्स आप मार्क नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको स्किप कर रहे हैं, तो यार आप बहुत बड़े लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ वो होते हैं सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड आई होप यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. सो प्लीज ट्राई करिए कि आप उसके आंसर्स दे रहे हैं. ठीक है, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वन विद द रिस्पेक्टिव क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स विद लिस्ट सेकेंड. ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट इज व्हीट, B is groundnut, C is rice and D is maize. And the list 2 is panicle initiation, second one is silking, third one is pegging and fourth one is crown root initiation. So इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि क्रिटिकल स्टेजेस है इरिगेशन के किस क्रॉप के लिए कौन से हैं. ठीक है, ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑफ द ईयर 2022. ठीक है, तो अब देखिए वीट का क्रिटिकल स्टेज क्या है. वीट का क्रिटिकल स्टेज होता है आपका क्राउन रूट इनिशिएशन. ओके, देन सेकेंड वन इज ग्राउंडनट. ग्राउंडनट का क्रिटिकल स्टेज होता है पैगिंग. पैगिंग के टाइम पे उसको इरिगेशन लगता है. देन राइस का होता है आपका पैनिकल इनिशिएशन एंड मेज का होता है आपका सिल्किंग. ओके, सो आंसर इज ए आएगा आपका 4. A4 दो इसमें है एंड देन ग्राउंडनट इज पैगिंग, सो थर्ड, B इज थर्ड एंड देन C का है फर्स्ट एंड D का है सेकेंड. ओके, सो आपका आंसर है D. ठीक है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखिए आंसर है आपका डी. ओके, सो अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो क्राउन रूट इनिशिएशन जैसे हमने बोला कि ये क्रिटिकल स्टेज है वीट के लिए. ठीक है, और इसमें अब देखिए आप बोलेंगे मैम क्राउन रूट इनिशिएशन कब होता है, तो क्राउन रूट जो स्टेज है वो आती है आपकी मोस्ट प्रिसाइजली 21 डेज आफ्टर सोइंग. ठीक है, और आप अगर नॉर्मली बोले तो 20 टू 25 डेज आफ्टर सोइंग के बाद आपकी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आती है. ठीक है, उसके बाद इसका थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है आपका वीट का सीड. ठीक है, आपने ये लगाया. ओके, इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद ये जर्मिनेशन करेगा. उसके बाद इसमें जो है ना आपके सेमाइनल रूट्स आएंगे. ठीक है, सेमाइनल रूट्स. फर्स्टली क्या किया हमने, ये वीट है, वीट को हमने सो किया है, उसके बाद उसका जर्मिनेशन हुआ और जर्मिनेशन के बाद क्या आया आपका सेमाइनल रूट्स आए, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी रूट्स बोलते हैं. ठीक है, टेम्पररी मतलब कि वो परमानेंट नहीं रहेंगे, वो कुछ दिन के बाद चले जाएंगे. ओके, तो अब देखिए ये क्या करेंगे, ये टेम्पररी है. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो वीट है, वीट का जो रिजर्व है ये हल्के हल्के धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि CRI क्राउन रूट इनिशिएशन कब होता है, 21 डेज आफ्टर सोइंग. ठीक है, तो करीब करीब हम बोल सकते हैं 15-16 डे के टाइम पे जो आपका स्टेम है ना उसमें बनता है आपका क्राउन बनता है यहाँ पे. ठीक है, ओके, सो अब देखिए इसमें क्या बना आपका, इसमें बना आपका क्राउन बन गया आपका. ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट ऐसे थोड़ा सा, जस्ट अ सेक. ओके फाइन, तो ये बना आपका क्राउन. ठीक है, और इस क्राउन को लेके फिर इसमें आते हैं आपके रूट्स. ठीक है, तो इसमें यार सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बना क्राउन. ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि ये टेम्परेरी रूट्स है तो ये तो कुछ दिनों के बाद हट जाएंगे. ठीक है, और उसी टाइम पे ये जो आपके क्राउन रूट्स है
वो इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? आपके 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, अब आपको जैसे पता है कि अगर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो वो रूट्स ही करते हैं। अगर इस टाइम पे इनको वाटर नहीं मिलता है, ठीक है, इस टाइम पे इनको अगर वाटर नहीं मिलेगा तो ये जो रूट्स है वो रूट्स ग्रो नहीं करेंगे, और अगर रूट्स ग्रो नहीं करेंगे तो इसके बाद की जो स्टेजेस है वो कैसे आएंगे? जब अगर रूट्स ही नहीं है तो पानी कैसे जाएगा? अगर पानी नहीं जाएगा तो यार उनको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे और उनकी ग्रोथ कैसे होगी? उनकी ना वेजिटेटिव ग्रोथ प्रॉपर होगी, ना उनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ प्रॉपर होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्राउन रूट इनिशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है पैनिकल इनिशिएशन। पैनिकल इनिशिएशन किस में दिखता है? आपका दिखता है राइस में। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली जो स्टेज है, फर्स्ट इज वेजिटेटिव पीरियड, इसका वेजिटेटिव पीरियड है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पीरियड एंड देन लास्ट वन इज आपका राइपनिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पीरियड में आपका आएगा पैनिकल इनिशिएशन। ठीक है, राइस में हम क्या करते हैं? राइस में हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपकी टिलरिंग स्टेज आती है, फिर स्टेम इलोंगेशन एंड देन पैनिकल इनिशिएशन जो कि आपके रिप्रोडक्टिव स्टेज है। ठीक है, पैनिकल रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब कि इसमें आपके फ्लावर आएंगे और फ्लावर के बाद आपके पैनिकल्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे? बूटिंग स्टेज, सॉरी पहले पैनिकल स्टेज आती है, उसके बाद बूटिंग, देन फ्लावरिंग, उसके बाद आपकी मिल्किंग एंड देन डो स्टेज, उसके बाद आपकी मैच्योर स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो ये जो पैनिकल इनिशिएशन आपकी स्टेज है दिस इज क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, एंड देन दिस इज अगेन, इसमें सेम वही चीज दिया है। देन नेक्स्ट इज सिल्किंग। ठीक है, तो सिल्किंग हम किसमें पाया जाता है? सिल्किंग पाया जाता है आपका मेज में। सिल्क क्या होता है? सिल्किंग इज फीमेल फ्लावर इन मेज। ठीक है, तो मेज में जब फीमेल फ्लावर जब आता है या उसका जो फ्लावर के बाद जो फ्रूट में कन्वर्जन होता है उसको हम लोग सिल्किंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोले हैं? कॉर्न सिल्क इज अ पार्ट ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा आपने सुना होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। तो ये किसका पार्ट है? ये आपका स्टिग्मा का पार्ट है। एंड पार्ट स्टाइल प्रोवाइडिंग अ फीमेल फ्लावर सरफेस टू विच पोलन ग्रेन्स कैन अडेयर। ठीक है, ये आप ऐसे देख पा रहे हैं, इसमें आएगी आपके पोलन ग्रेन्स defining the path through which the pollen must travel, जहां से पोलन अंदर जाएंगे। and then the stigma is very tip of corn silk which has large number of hairs to help the pollen to adhere it। ठीक है, तो इसमें हेयर्स किस लिए दिए हैं? ताकि पोलन्स यहाँ पे आ सके और पोलन्स आके इसको फर्टिलाइज कर सके। अब सिल्क तो हो गया, सिल्क मतलब कि फीमेल फ्लावर। अब मेज में सेम चीज अगर हम मेल में बोले तो मेल में क्या होता है? आपका टैसलिंग होता है, हम उसको टैसल्स बोलते हैं। ठीक है, टैसलिंग इज द स्टेज व्हेन द मेज प्लांट्स प्रोड्यूस मेल फ्लावर्स। मेल फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? टैसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसको हम टैसल्स बोलते हैं और ये आपका सिल्क हो जाएगा। ठीक है, ये टैसल है। एंड देन अगेन इट इंडिकेट्स द प्लांट हैज एंटर्ड इट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, ये क्या बताएगा कि प्लांट ने रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर किया है, ये टैसल्स बताएगा। अब ये क्यों बताएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, सो हम अब देखते हैं डाइक्लिनी। ठीक है, डाइक्लिनी मतलब क्या है? डाइक्लिनी रेफर्स टू द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि कोई भी सिंगल सेक्स उसमें प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इसमें क्या क्या है? इसमें आते हैं आपकी मोनोइसी एंड डायोइसी। मोनोइशियस प्लांट या फिर मोनोइशियस फ्लावर, डायोइशियस प्लांट, डायोइशियस फ्लावर, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? मोनोइशियस, इसमें क्या होता है? व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट बट प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। ठीक है, दोनों भी सेपरेट है बट दोनों भी सेम प्लांट में प्रेजेंट है। ओके, दोनों भी सेपरेट है बट दोनों भी सेम प्लांट में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। ठीक है, एंड देन दिस इज नोन एज मोनोइशियस। और अगर इन केस अगर सेम इन्फ्लोरेसेंस में वो है तो उसके एग्जांपल्स है आपके मैंगो, कैस्टर एंड बनाना। और अगर उनका इन्फ्लोरेसेंस सेपरेट है तो उसमें क्या आएगा? आपका मेज आ जाएगा, कुकुरबिट्स, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, कसावा एंड देन आपका रबर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि लाइक सेम प्लांट है बट डिफरेंट जगह है, और इसमें भी क्या कैटेगराइज किया है कि सेम इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट है या डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस में हो जाएगा। और मैंगो हो गया आपका, मैंगो, कैस्टर, बनाना, इसमें सेम इन्फ्लोरेसेंस में वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके क्या है? डायोशियस। डायोशियस में क्या होता है?
अब देखिए इसमें क्या होता है कि लाइक जो मेल फ्लावर्स है और फीमेल फ्लावर्स है, लाइक मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स ये अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायोशियस प्लांट। ठीक है, किसमें किसमें आता है, आपका पपैया में आता है, डेट पाम, स्पिनाच, सनहेम, एस्पैरागस, इसमें आपका वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, आपका मेल प्लांट अलग रहेगा और आपका फीमेल प्लांट जो है वो आपका अलग रहेगा। ठीक है, आपने जैसे मेज देखा है तो ये सेम प्लांट में है, बट अगर आपने पपैया, डेट पम इनका एग्जांपल लिया तो इसमें मेल प्लांट अलग रहेगा, फीमेल प्लांट अलग रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डाइकोगैमी। ठीक है, इसमें क्या देखा हमने, डाइक्लिनी मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और इसके बाद है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब कि जो मैच्योरेशन है एंथर एंड स्टिग्मा। अब एंथर एंड स्टिग्मा क्या है, एंथर मतलब कि आपका मेल फ्लावर हो गया या आपका मेल गमेट हो गया, एंड स्टिग्मा जो है तो आपका स्टिग्मा बोल सकते हैं या हम इसको पिस्टल भी बोल सकते हैं, पिस्टलेट फ्लावर, तो ये हो गया आपका फीमेल वाला। ठीक है, तो इनका जो मैच्योरेशन टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों भी डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकोगैमी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सिर्फ दो ही प्रेजेंट है, आइदर एंथर आइदर स्टिग्मा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हो सकती है जिसमें कि एंथर फर्स्ट मैच्योर हो, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें स्टिग्मा आपका पहले मैच्योर हो। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या है, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटोएंड्री। ठीक है, प्रोटो मतलब फर्स्ट, ठीक है, तो प्रोटोगाइनी मतलब कि फर्स्ट गाइनोशियम मैच्योर होगा, इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टिग्मा आपका मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, एज इन पर्ल मिलेट। ठीक है, आपका जो बाजरा है इसमें ये चीजें दिखा, इसमें आपका प्रोटोगाइनी है। ठीक है, बाजरा क्या है, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। सर पानी देंगे। का क्या है, प्रोटोगाइनी मतलब कि जिसमें गाइनोशियम फर्स्ट मैच्योर होगा, उसके बाद आपका एंडोशियम मैच्योर होगा। ठीक है, तो किसमें है, आपका पर्ल मिलेट में होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोटएंड्री। प्रोटएंड्री मतलब कि प्रो मतलब कि पहले, एंड्रोशियम पहले आपका मैच्योर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटएंड्री। और ये किस में होता है, ये आपके मेज में होगा एंड आपके शुगर बीट में होगा। ओके, तो जैसे मैंने क्या बोला था आपसे, हम पहले आते हैं। ओके, इंडिकेट्स दैट द प्लांट हैज एंटर इट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि जब प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है उसका इंडिकेशन कौन देता है, आपका टैसल देता है, मतलब कि आपका मेल फ्लावर देगा, किसमें, आपका मेज में। ठीक है, क्योंकि मेज में दिखता है आपका प्रोटएंड्री। ठीक है, इसलिए ये सब है, एंड इसमें होगा हाईली, मतलब कि इन दोनों में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा और इसमें भी सेम क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ओके, अब आप बोलेंगे मैम क्रॉस पॉलिनेशन तो देख लिया, अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन अब देखते हैं। ठीक है, तो इसमें है आइदर बाइसेक्सुअलिटी हम बोल सकते हैं या फिर हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जैसे हमने पहले देखा कि प्रोटैंड्री, प्रोटोगाइनी या फिर मोनोशियस, डायोशियस, इसमें अलग अलग प्लांट है या फिर सेम प्लांट है बट अलग अलग पार्ट्स पे वो आ रहे हैं, या फिर जैसे आपने मेज में देखा कि टॉप पे अगर एंथर है तो उसका सिल्क जो है वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, लाइक मेल एंड फीमेल गमेट्स इन द सेम फ्लावर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअलिटी। और इसमें ये जो बाइसेक्सुअल इसका जो कंडीशन है ये किसको लीड करता है, इट लीड्स टू द सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एंथर है एंड यहाँ पे स्टिग्मा है। ठीक है, यहाँ से आपके जो पोलन है वो आएंगे एंड स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे, उसके बाद वो स्टिग्मा देन स्टाइल एंड देन ओवरी में जाके वो फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑल द सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स आर हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, लाइक कि बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स है उसमें मोस्ट ऑफ केसेस में आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, आपका डाइक्लिनी हो गया, डाइकोगैमी हो गया, इसमें हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन आपका होता है। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट था आपका पेगिंग। ठीक है, तो पेगिंग किस में दिखता है, पेगिंग आपका दिखता है ग्राउंडनट में। कब दिखता है, 55 डेज आफ्टर सोइंग। कब दिखता है, 55 डेज आफ्टर सोइंग आपका पेगिंग दिखता है। अब क्या इसमें क्या होता है, पीनट्स
पॉट्स डेवलप अंडरग्राउंड इज अ अनयूजुअल फीचर, ठीक है, ऐसा किसी और में मतलब रेयरली दिखता है, ऐसा सिर्फ आपको ग्राउंडनट में ही दिखेगा। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका सपोज वो जो आपका फीमेल फ्लावर है वो आपका फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद वो जो ओवरी है ना, वो जाके वो उसका जो थ्रेड है, उसका जो लाइक हम बोल सकते हैं कि उसका जो स्टॉक है, वो स्टॉक आपका बड़ा हो जाएगा लेंथ में, ठीक है, और वो बड़ा होते होते, ठीक है, वो यहाँ से सपोज वो बड़ा हो गया और वो बड़ा होते होते फिर वो आ जाएगा आपका ग्राउंड में, ठीक है, उसके बाद वो ओवरी से आपका फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वो स्टॉक है, जो स्टॉक आपका ग्राउंड में चला गया है, उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पेग, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेगिंग, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद नेक्स्ट इज अरेंज दिस क्रॉप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रॉप ड्यूरेशन अंडर द सेम एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, सेम एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस अगर इन सबको दी है तो उनका क्रॉप ड्यूरेशन कितना रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका कॉटन, देन बी इज शुगरकेन, सी इज राइस, देन ग्रीन ग्राम एंड देन पर्ल मिलेट, ठीक है। इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे ज्यादा जिसको पीरियड लगता है वो आपका आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, आपका आंसर इज बी, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, इसमें कॉटन को कितना लगता है, 201 टू 220 डेज आपके लगते हैं। देन आपका शुगरकेन कितना होता है, एक साली या फिर अड़साली, ठीक है। इसका मतलब है आइदर 1 ईयर का रहता है या फिर 1.5 ईयर्स का आपका शुगरकेन का क्रॉप रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका राइस 120 to 155 days which also varies according to the varieties, okay। then आपका ग्रीन ग्राम 100 to 110 days एंड उसके बाद आपका है परमानेंट दैट इज 85 to 90 days, ठीक है। तो आपका आएगा बी। उसके बाद एक तो शुगर केन को हो गया, उसके बाद आपका कॉटन, देन आपका राइस, देन ग्रीन ग्राम एंड देन पर्ल मिलेट, बी ए सी डी ए सी, एक सेकेंड just a sec, answer is B, B A C E D, ओके। फिर आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आपका ग्रीन ग्राम को ज्यादा लगेगा, उसके बाद आपका पर्ल मिलेट को लगेगा, ठीक है, 85 to 90 डेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओरोबैंचे दैट इज ब्रूम रेप इज अ टोटल रूट पैरासाइट वीड इन द रेपसीड मस्टर्ड, ठीक है। अब ये किस पे क्वेश्चन है आपका, ये आपका है वीड पे क्वेश्चन है, लाइक इसमें पैरासिटिज्म आपका पूछा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टाइगा दैट इज विच वीड इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट वीड ऑफ सॉर्गम, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ओरोबैंचे इज अ टोटल रूट पैरासिटिक वीड, ठीक है, इन रेपसीड एंड मस्टर्ड, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। एंड द सेकंड वन इज टाइगा दैट इज द विच वीड इज अ टोटल स्टेम पैरासिटिक वीड ऑफ आपका सॉर्गम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका पार्शियल, पार्शियल आएगा, टोटल की जगह पार्शियल आएगा और स्टेम की जगह आपका आएगा रूट, दैट इज स्टाइगा इज अ पार्शियल रूट वीड, पार्शियल रूट पैरासिटिक वीड ऑफ सॉर्गम, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी। सो आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी जो है लाइक CLOS, हम इसको मतलब कि शॉर्टकट फॉर्म में मैंने ऐसे ही इसको याद रखा था, एक CLOS, एक है फर्स्ट कस्कटा, देन लोरैंथस, ओरोबैंचे एंड देन स्टाइगा, ठीक है। उसमें से आपका C एंड L हो जाएगा स्टेम एंड देन O एंड S आपका हो जाएगा रूट, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, Cl आपका स्टेम हो गया एंड OS आपका क्या हो गया, रूट हो गया। फिर फर्स्ट इज टोटल, देन पार्शियल, देन अगेन टोटल एंड देन अगेन पार्शियल, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा, आपको याद क्या रखना है फिर एग्जांपल्स, ल्यूसन एंड ऑनियन, ठीक है। कसकटा किस पे जाएगा, किस पे अटैक करेगा, वो ल्यूसन पे और ऑनियन पे, देन लोरैंथस ऑन द मैंगो, ओरोबैंचे ऑन द टोबैको, ब्रिंजल, मस्टर्ड, इसमें आपका रेपसीड भी आ जाएगा, देन चिली, देन नेक्स्ट इज पोटैटो, ठीक है। उसके बाद स्टाइगा स्पीसीज, स्टाइगा अभी आप हमने देखा सॉर्गम है, देन शुगर केन, सनफ्लावर एंड देन मेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज मैच द लिस्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ, ओके वेट, ये क्वेश्चन तो गलत है, ठीक है, हम मैच द पेयर चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है आपका, ब्लू वाटर, वर्चुअल वाटर, ब्लैक वाटर एंड देन ग्रीन वाटर, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, वाटर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, देन नेक्स्ट इज डोमेस्टिक सीवेज और द इंडस्ट्रियल वेस्ट, then third is soil moisture and water present in the plants, and then
वाटर प्रेजेंट इन द सी, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ब्लू वाटर आएगा आपका, वाटर प्रेजेंट इन द सी, लेक्स, रिवर्स। ठीक है, तो A4 हो जाएगा, दो ऑप्शंस आपके मिल गए। देन नेक्स्ट इज, मुझे ब्लैक वाटर वाला पता है, तो ब्लैक वाटर क्या होगा, डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी का हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा सी, बट हम फिर भी देखते हैं बी का क्या है, वर्चुअल वाटर। वर्चुअल वाटर क्या है, वाटर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए हम जो वाटर यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वाटर। एंड देन ग्रीन वाटर, ग्रीन वाटर हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर प्रेजेंट इन द प्लांट, जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग ग्रीन वाटर बोलते हैं। अल्टीमेटली आपका सी आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of the following mechanism do not encourage cross pollination? क्रॉस पॉलिनेशन को कौन एनकरेज नहीं करता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सेल्फ पॉलिनेशन को एनकरेज करता है? ओके, सेल्फ पॉलिनेशन को कौन एनकरेज करता है? ठीक है, ओके, सो इसमें आपके ऑप्शन है, फर्स्ट इज मेल स्टेरिलिटी, द सेकंड इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, देन आपका डायोशिज्म एंड देन चास्मोगैमी। ठीक है, तो अब देखिए डायोशिज्म, तो डायोशियस प्लांट मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें क्या होता है, आपका मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। ऑब्वियसली अगर वो अलग अलग है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही, तो ये तो आपका आंसर नहीं आएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, क्या है, मेल स्टेरिलिटी है। इसका मतलब है कि जो आपका पोलन होता है, ठीक है, अब देखिए मेल गमीट एंड फीमेल गमीट होता है, तो आपका जो पोलन होता है, जो आपका मेल गमीट होता है, वो आइदर नॉन फंक्शनल किया जाता है, लाइक नॉन फंक्शनल हो जाता है, या उसको जानबूझ के स्टेराइल किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए उसमें क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए। ठीक है, इसलिए मतलब मान लीजिए ये आपका है, ये आपका है स्टिग्मा, देन दिस इज स्टाइलन, दिस इज आपका ओवरी हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये है आपका पोलन, बट ये पोलन क्या है आपका, नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल, या फिर हम बोल सकते हैं उसको स्टेराइल है। ठीक है, अगर हमने इसमें, ये आपका मेल गमीट है, अगर हमने इसमें स्टेरिलिटी इंड्यूस कर दी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, और ये हम किस में करते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है हम उसमें करते हैं। ठीक है, ताकि ये अगर आपका गलती से इस स्टिग्मा में चला भी जाए, या फिर इसको अंदर भी चला जाए, लाइक आपके अगर फीमेल गमीट के लाइक स्टिग्मा के अगर वो चला भी गया, लाइक अगर पॉलिनेशन भी हो गया, बट ड्यू टू इट इज स्टेराइल, वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर ये इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली हमें इसमें क्रॉस पॉलिनेशन लाना होगा। ठीक है, तो ये है, इसीलिए इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, देन सेकंड आपका सेकंड ऑप्शन इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ मतलब कि खुद, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, वो खुद कंपैटिबल नहीं है, इसका मतलब है कि जो मेल है वो खुद का जो फ्लावर है, या फिर खुद का फ्लावर का जो उसका गाइनोशियम है, उसको फर्टिलाइज करने के लिए वो कंपैटिबल है नहीं। ठीक है, इसकी वजह से उसमें भी फिर आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, उसमें भी सेम क्रॉस पॉलिनेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज चास्मोगैमी। ठीक है, तो चास्मोगैमी में आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसमें क्या होगा, चास्मोगैमी में आपका एक होता है आपका पॉलिनेशन एंड सेकेंड होता है आपका फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो चास्मोगैमी में क्या होगा, अगर कोई फ्लावर है तो वो फ्लावर जब ओपन नहीं होता, मीन्स जब वो बर्ड फॉर्म में होता है, तब ही उसके अंदर ही अंदर मेल पॉलिनेट कर देगा, मतलब उसके अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद वो फ्लावर ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब क्लोज फ्लावर होता है तभी उसमें पॉलिनेशन हो जाता है, एंड उसके बाद जब वो ओपन होता है उसके बाद ये आपका मेल है वो ऐसे ट्रांसफर होके ओवरी के पास जाता है, देन उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो एज इट इज ऑलरेडी बर्ड, मतलब कि वो ओपन ही नहीं हुआ है, तो वो फ्लावर के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो क्रॉस पॉलिनेट करे, दैट इज व्हाई इट इज द आंसर। ठीक है, तो वो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, एंड हेंस which of the following mechanism do not encourage the cross pollination, तो वो है आपका चास्मोगैमी। ठीक है, then next is male sterility। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इट इज अ कंडीशन वेयर प्लांट इज अनेबल टू प्रोड्यूस द फंक्शनल पोलन। ठीक है, जिसको मैंने टर्म यूज किया नॉन फंक्शनल पोलन। दिस मीन्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द एंथर्स do not produce pollen grain or produce the non-viable ones, and this can be natural or induced through the genetic manipulation। ठीक है, इसमें ये नेचुरली भी आपका हो सकता है, या फिर हम उसको इंड्यूस भी करा सकते हैं। अब इंड्यूस में क्या क्या होगा आपका, आपने शायद सुना होगा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी,
ठीक है, गमेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक आई थिंक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, ठीक है, ये सारा आपका इंड्यूस में हो जाएगा। देन मेल स्टेरिलिटी इज ऑफन यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। जब हमें हाइब्रिड सीड चाहिए तब हम यूज करते हैं, वेयर द मेल पेरेंट इज स्टेराइल टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। ये वही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। Then next is self incompatibility. Self incompatibility is a genetic mechanism in plant that prevents the self pollination. ठीक है, ये self pollination नहीं होने देगा. This means a plant can't fertilize itself with its own pollen. ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि खुद के जो पोलन है उससे वो फर्टिलाइज होगा ही नहीं, दैट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. इट एंश्योर्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय प्रमोशन ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन. ये भी सेम क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा बिटवीन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स. एंड देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ सेल्फ incompatibility such as they are controlled by the specific genes that prevent the pollen from fertilization of the same plant's ovule. Okay, then आपका डायोशिज्म. डायोशिज्म भी मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि मेल प्लांट हो गया, फीमेल प्लांट हो गया, ये दोनों अलग अलग रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम, ठीक है, आपका स्पिनच, सनहिम एंड एस्पेरेगस. ओके, देन नेक्स्ट इज चास्मोगैमी. चास्मोगैमी भी मैंने बताया ओपनिंग ऑफ फ्लावर ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन एंड ओपन होने के बाद उसमें दिखेगा आपका फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज चास्मोगैमी. देन क्लिस्टोगैमी क्या होता है? व्हेन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर विद इन द बड, इट इज नोन एज क्लिस्टोगैमी. मतलब फ्लावर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही ओपन हो जाएगा, इसको हम लोग क्लिस्टोगैमी बोलते हैं. इट इंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट्स द क्रॉस पॉलिनेशन. सेम इन केस ऑफ चास्मोगैमी आल्सो, इट वो सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करेगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आपका नहीं होगा. देन नेक्स्ट इज अ प्लांट विद सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ 2n+3 in bracket AA, AA, BB एंड आपका 5 टाइम्स C है, इज नोन एज. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऐसे पूछा है. ठीक है, सेप्टाजोमिक. सेप्टा मतलब कि आपका 7 हो जाएगा. हेक्साजोमिक, हेक्सा मतलब 6. पेंटाजोमिक मीन्स 5 एंड टेट्राजोमिक मीन्स 4. अगर आपको इसका आंसर पता भी नहीं है ना तो भी आप लगा सकते हैं लाइक कि इसमें कितने सी है, तो 5 सीज है, दैट इज पेंटाजोमिक. ठीक है, क्या बोले हैं? अ प्लांट विथ सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर. सोमैटिक मतलब कि आपका बॉडी वाला क्रोमोसोम हो जाएगा. नंबर ऑफ 2n+3 AA, BB एंड 5 टाइम्स C इज नोन एज. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जिसमें आएगा आपका पेंटाजोमिक. ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता फिर भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट फिर भी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. क्या लिया है? 2n+3. ठीक है, अब अगर हम लोग इसका लिखे तो AA, BB एंड 5 टाइम्स 1 2 3 4 एंड देन 5. ठीक है, इसका पेयर बन जाएगा, BB का भी पेयर बन जाएगा एंड CC का भी आपका पेयर बन जाएगा. ठीक है, 1 2 एंड दिस इज ओके, ये भी आपका पेयर बन जाएगा. और बच्चे कितने हैं आपके? आपके 3 एक्स्ट्रा बचे हैं क्योंकि 2n+3 बोला है. ठीक है, मतलब कि 3 एक्स्ट्रा है, तो ये हमने 3 एक्स्ट्रा रख लिए हैं. ठीक है, ओके, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, और इसमें एक्चुअली 5 दिए हैं बट हमने पेयरिंग करके इसको 2 बना दिए हैं. ठीक है, और बचे आपके 3. ओके, तो अगर वैसा देखा जाए तो ये पेयरिंग हो जाएगा आपका. ठीक है, 3 बचेंगे, बट इन्होंने क्या पूछा है कि अगर 2n अगर ये ऐसे ही एज इट इज रहे तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा आपका पेंटाजोमिक. ठीक है, अब देखिए ये तो एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी. ठीक है, अब देखिए हमें तो पता है 2n इज इक्वल टू, ये आपका क्रोमोसोम नंबर हो जाता है. ठीक है, बट कुछ और भी टर्म है, जब हम क्रोमोसोम्स को ऐड करते हैं या फिर क्रोमोसोम्स उसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं तब उसको क्या टर्मिनोलॉजीज है ये हम देखते हैं. ठीक है, अब देखिए डाइजोमिक. ठीक है, डाइजोमिक मतलब कि +2 क्रोमोसोम. जब हम क्रोमोसोम में +2 क्रोमोसोम्स ऐड करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डाइजोमिक. ट्राइजोमिक मतलब कि +3 क्रोमोसोम्स. टेट्राजोमिक मतलब कि 4 क्रोमोसोम्स एंड पेंटाजोमिक मतलब कि +5 क्रोमोसोम. ठीक है, अगर एडिशनल कॉपीज हमने ऐड कर दी है तो हम उसको ये बोलेंगे. ठीक है, जोमिक जोमिक हम लगाएंगे, डाइजोमिक, ट्राइजोमिक, टेट्राजोमिक एंड पेंटाजोमिक. ठीक है, अब देखते हैं जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होगा. ठीक है, इसमें भी मोनोजोमिक है, नलीजोमिक एंड डबल मोनोजोमिक. ठीक है, मतलब कि 2n-1. ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोजोमिक. मोनो मतलब कि आपका 1 हो जाएगा. ठीक है, तो 1 आपका माइनस हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोजोमिक. ठीक है, उसके बाद नलीजोमिक मतलब कि 2n-2. ठीक है, अब इसको नलीजोमिक क्यों बोला है, क्योंकि
2 - 2 मतलब कैसे याद रख सकते हैं आपके 2 - 2 इक्वल टू दैट इज मोनोसोमिक, एंड देन डबल मोनोसोमिक हो जाएगा 2n-1, 2 बार इसमें से माइनस हो रहा है आपका क्रोमोसोम, दैट इज 2n-1 दैट इज डबल मोनोसोमिक. देन which one of the following breeding approach can be used for transfer of desirable successive genes in otherwise good variety? Okay, पूछा है कि इनमें से कौन सी मेथड है जिसमें आपका अगर मुझे डिजायरेबल कोई जीन चाहिए तो वो जीन लाने के लिए कौन सी मेथड हम यूज करते हैं. ठीक है, बैकक्रॉस मेथड, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड एंड सिंगल सीड डिसेंडेंट मेथड. डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे, SCENDENT डिसेंडेंट मेथड है आपका. ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा बैकक्रॉस मेथड. ठीक है, अब ये क्यों है वो हम देखते हैं. ठीक है, देखिए बैक क्रॉसिंग मतलब क्या होता है, बैक मतलब कि पीछे, पीछे जाके वो क्रॉस करेगा. ठीक है, अब इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेक. ओके, तो इसमें क्या है, ये आपका प्योर हो जाएगा लाइक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, ये आपका प्योर टॉल हो जाएगा, ये आपका प्योर ड्वार्फ हो जाएगा. ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपके पेरेंट है. ठीक है, पेरेंट फिनोटाइप है. ठीक है, जब हम इनका क्रॉसिंग करेंगे तब क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि ये आपका हाइब्रिड बन जाएगा. ठीक है, ये आपका हाइब्रिड प्लांट हो गया. उसके बाद जब हम लोग ये जो हाइब्रिड बना है दैट इज इट इज द F1 जनरेशन. जब हम कोई भी एक जनरेशन को या फिर F1 जनरेशन को हम लोग पेरेंट के साथ फिर से उसका क्रॉसिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस. ठीक है, मतलब ये बन गया है आपका हाइब्रिड और उसको बैक में जाके आइदर इससे या फिर इससे हम लोग क्रॉसिंग करते हैं, दैट इज द बैक क्रॉसिंग. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया. ठीक है, ओके, एंड देन इसके बाद अगर मान लीजिए ये हाइब्रिड है और इसका क्रॉस आप जानबूझ के रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर आप कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. ठीक है, मतलब बैक क्रॉस क्या हो गया कि आपका जो हाइब्रिड है उसको हम लोग किसी भी एक पेरेंट से क्रॉसिंग करवाएंगे, उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं. बट टेस्ट क्रॉस मतलब क्या है कि कोई भी रिसेसिव पेरेंट से हम लोग उसका जब क्रॉसिंग करते हैं उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखिए, इट इज अ ब्रीडिंग मेथड यूज्ड टू ट्रांसफर अ स्पेसिफिक जीन फ्रॉम अ डोनर वैरायटी इनटू अ गुड वैरायटी. ठीक है, एक इसमें से कोई एक आपकी डोनर वैरायटी हो जाएगी और एक आपकी हो जाएगी गुड वैरायटी. ठीक है, डोनर मतलब कि जो जिसमें से आपको चाहिए, इसमें से कुछ एक अच्छा वाला जीन आपको चाहिए. ठीक है, और गुड वैरायटी मतलब कि जो वैरायटी आपके पास है. ठीक है, अब डोनर वैरायटी क्या करेगी, इसमें जो भी उसका आपको जो डिजायर्ड ट्रेट है या फिर डिजायर्ड कैरेक्टर है वो डोनर से आपकी खुद की वाली वैरायटी में आ जाएगी. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ क्रॉसिंग ऑफ अ गुड वैरायटी व्हिच इज यूजुअली हाई यील्डिंग और डिजायरेबल इन बीज with a donor variety that has a specific desired gene like disease resistance and then drought resistance. ठीक है, then the offsprings from the cross are then crossed back to the good for several generations to maintain a good variety trait while introducing the desirable gene. ठीक है, ये हम बहुत बार ऐसे करेंगे ताकि हमको जो desired gene है वो हमारी good variety में आ जाए. Okay, then next is pedigree method. Pedigree method क्या है, it is used to track the inheritance of the traits over the generations and develop pure lines. ठीक है, इसको हम लोग प्योर लाइंस बनने के लिए यूज करते हैं. इट इज नॉट डिजाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ सिंगल जीन. ठीक है, प्योर लाइंस के लिए हम लोग पेडिग्री मेथड आपको यूज करते हैं. देन बल्क मेथड, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है बल्क मेथड क्या है, इज फॉर डेवलपिंग द पॉपुलेशन बाय ग्रोइंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. ठीक है, पॉपुलेशन हमको डेवलप करनी है बाय डेवलपिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. ठीक है, तो एंड सिलेक्शन फॉर द टाइप बट इट isn't aim at transfer of the specific gene. ठीक है, अब ये क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन वाला लिखा है. ठीक है, कि इसमें कोई भी रोल नहीं है, इसका अपना खुद का है प्योर लाइंस, इसका अपना खुद का है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स हमको प्रोड्यूस करने हैं. देन सिंगल सीड डिसेंडेंट मेथड, दिस मेथड इज फोकस्ड ऑन फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द प्योर लाइंस फ्रॉम द इंडिविजुअल सीड एंड डजंट स्पेसिफाई द टारगेट जीन ट्रांसफर. ठीक है, प्योर लाइंस अगर हमको फास्ट में चाहिए, फास्ट डेवलप करना है तो हम सिंगल सीड डिसेंडेंट मेथड यूज करते हैं. देन नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसका आंसर है आपका पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, then next is read the statement below on the consequences of inbreeding and choose the correct statement. ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज variability reduce significantly within the family. B is increase in homozygous individual. Then C is increase in the heterozygous individual. D is selection within the family will be effective and E is recessive genes will be marked up by dominical counterpart. ठीक है, तो इसमें से आपको
मोर करेक्ट आंसर कौन सा है ये आपको चूज करना है। बस किसके रिगार्डिंग आपको चूज करना है? इन ब्रीडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, ओके। इन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? इन ब्रीडिंग मतलब हम बोल सकते हैं उसको सेल्फिंग करना, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि लाइक मान लीजिए ये हमने क्रॉस किया है, जस्ट वेट कि लाइक कोई भी वैरायटीज है, लाइक हमने लिया ए और हमने लिया बी, ठीक है, और इनके कुछ प्रोडक्ट्स मिले हैं हमको 1 2, ठीक है, ऐसे हमको प्रोडक्ट्स मिले। अब हमने क्या किया कि फिर से इन दोनों को क्रॉस करके कोई एक जनरेशन बने, ठीक है, ये आपकी F1 जनरेशन हो गई, ये आपकी F2 जनरेशन हो गई। F2 जनरेशन में फिर आपके 2 3 4 बनेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर F2 जनरेशन में से दो दो के पेयर लेके उसका हमने क्रॉस करा दिया है, ठीक है, कि लाइक उसी के मतलब कि उसी डिसेंडेंट को हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, लाइक उसमें सेल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम जैसे बोल सकते हैं कि घर में ही शादी करना, दैट इज द इनब्रीडिंग, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, ओके। तो हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है, रिड्यूस द वेरिएबिलिटी, रिड्यूस सिग्निफिकेंटली विद इन द फैमिली, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि घर में ही शादी होती है, लाइक कि फैमिली के अंदर ही अंदर आपने लाइक शादी करवा दी है, ठीक है, इट इज दैट द वेरिएबिलिटी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ठीक है। इसमें वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, देन इंक्रीज इन द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है। होमोजाइगस मतलब कि सेम, अब देखिए ना, पेरेंट तो दोनों के सेम है, ठीक है, तो मतलब कि पेरेंट दोनों के सेम है और जो कैरेक्टर्स है वो होमोजाइगस कैरेक्टर्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि कहीं और से हमने दूसरा वाला कोई लाया ही नहीं, कोई दूसरी वैरायटी ही नहीं यूज करी है, तो उसमें हेट्रोजाइगस लाइक अदर कोई कैरेक्टर आएगा ही नहीं, जो उसमें कैरेक्टर्स है वही वही कैरेक्टर्स हमको दिखेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन द होमोजाइगस इंडिविजुअल, डिक्रीज इन द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, जैसे मैंने बोला कि अलग कोई कैरेक्टर आएगा ही नहीं, लाइक अगर दोनों के स्ट्रेट बाल है तो उनका बच्चा भी होगा तो उसके भी स्ट्रेट बाल होगी, ठीक है, उनके अगर 2 3 बच्चे हैं तो उनके भी स्ट्रेट बाल होगी। यहाँ पे कर्ली हेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन सिलेक्शन विद इन अ फैमिली विल बी इफेक्टिव, एंड देन लास्ट इज रिसेसिव जीन विल बी मार्क बाय द डोमिनिकल काउंटर पार्ट, ठीक है। तो इसमें आपका ये करेक्ट है, ठीक है। इंक्रीज इन द होमोजाइगस, ये भी करेक्ट है। डिक्रीज इन द हेटेरोजाइगसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी आपका करेक्ट है। देन सिलेक्शन विद इन द फैमिली विल बी इफेक्टिव, ये भी आपका करेक्ट है। एंड देन रिसेसिव जीन विल बी मार्क बाय डोमिनिकल काउंटर पार्ट, ठीक है। ये आपको मास्क कर देगा, डोमिनिकल काउंटर पार्ट रिसेसिव जीन को मास्क कर देगा, ऐसे ये स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट हमें कोई भी 3 चाहिए, मतलब क्या हमको मोर करेक्ट आंसर चाहिए, तो मोर करेक्ट आपका हो जाएगा बी सी एंड डी, ठीक है। मतलब कि इंक्रीज इन होमोजाइगोसिटी, डिक्रीज इन द हेटेरोजाइगोसिटी एंड सिलेक्शन विद इन द फैमिली विल बी इफेक्टिव, ठीक है। ये आपका ऑल्दो आंसर करेक्ट है बट मोर करेक्ट आपके ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि मोर अप्रोप्रिएट एबीसीडी है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीसीडी आपका आंसर हो जाएगा, ओके। सो क्या है, वेरिएबिलिटी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली विद इन द फैमिली, मतलब कि क्या है, इंटर ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग जब हम लोग करते हैं तब क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है, हाउएवर दिस इज नॉट द मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट, ओके। देन increase in the homozygosity of the individual, ठीक है, chances of homozygosity because related individuals are more likely to carry the same allele, वो same allele carry करेंगे, ठीक है, इसलिए इसमें homozygosity आएगी। decrease in the heterozygosity, ठीक है, जब homozygosity increase करेगी तब obvious है कि जो differences है, जो heterozygosity है वो आपकी reduce हो जाएगी। selection within a family is effective, ठीक है, reduces the genetic variability and making it easier for the selection to act on existing alleles within a family. And the next is recessive gene will be marked by the dominical counterpart, ठीक है। मतलब कि inbreeding increases the expression of recessive gene, ठीक है। inbreeding जब भी होगा तब आपका क्या आएगा, recessive gene जो है वो आपका निखर के आएगा, लाइक हम बोल सकते हैं वो ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू आपका डोमिनेंट पार्ट, ठीक है, और ओवर द डोमिनेंट पार्ट, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। एंड देन हाँ, वन मोर पॉइंट इज दैट, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब आप इनब्रीडिंग करते हैं ना, इनब्रीडिंग जब होता है तब आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक टर्म आती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
ठीक है। अब देखिए जब भी इनब्रीडिंग होता है, इनब्रीडिंग मैंने क्या बोला कि विद इन द फैमिली उसका एंगेजमेंट हो जाना, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइक मतलब कि जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो ऑफस्प्रिंग्स की आपस में उनका मीटिंग करा देना, ठीक है, दैट इज द इनब्रीडिंग। इससे क्या होगा, आपकी होमोजाइगोसिटी एक तो बढ़ जाएगी, ठीक है, जाइगोसिटी, ठीक है, होमोजाइगोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, हेटेरोजाइगोसिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। बट इससे क्या होगा, आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर हो, ठीक है, बट बार बार उसी मतलब कि उसी जनरेशन या फिर उसी फैमिली में हम जब वेटिंग करते हैं ना, तब वो जो कैरेक्टर्स है ना, वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाते हैं, वो कैरेक्टर इतने निखर के नहीं आते। जब आप क्रॉसिंग करते हैं तब ठीक है, एक मतलब कि जो कैरेक्टर्स है वो आ जाते हैं यहाँ से, मतलब कि आइदर मेल से आएंगे या फिर फीमेल से आएंगे। बट जब आपका फैमिली में ही आपका मैटिंग हो जाता है तब वो कैरेक्टर्स नहीं आते, अलग अलग कोई आपको दिखेगा नहीं, और जो अच्छे कैरेक्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं आपके डिसअपियर हो जाएंगे, वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपका इनब्रीडिंग का, इसलिए बोलते हैं कि इनब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बट ये तो हम तो जेनेटिक लाइक प्लांट ब्रीडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ब्रीडिंग में तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। देन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, टाइचुंग नेटिव 1 is the first dwarf variety of the rice developed by crossing, and then next is IR8 is the first dwarf rice hybrid released for the cultivation। क्या बोला है, फर्स्ट dwarf rice hybrid ऐसे बोला है, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, दैट इज सी is your answer। Okay, just wait, is the first dwarf variety, this is correct, and then high yielding variety, okay, नहीं, यही आपका है, तो लाइक सी आपका करेक्ट आंसर है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। सो द फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस आपका टाइचुंग नेटिव 1 है, ठीक है, इट इज द क्रॉसिंग ऑफ डीजी वोजिन क्रॉस विद तसाई यंगचुंग, ठीक है, और ये इंडिया में कब आया था, 1964 एंड 65 में लाया था, किन्होंने, जीवी चलम ने आपका TN1 इंडिया में लाया था। देन वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द राइस IR8, यहाँ क्या दिया था, यहाँ बोले थे कि ड्वार्फ राइस हाइब्रिड, ठीक है, जबकि ये क्या है, ये आपका हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है, तो ये आपका IR8 हो जाएगा, मतलब कि वो स्टेटमेंट गलत है। देन किसने डेवलप किया था, हेनरी एम बीचेल ने एट IRRI इन द ईयर 1966, ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस इन इंडिया, उसी साल वो इंडिया में डेवलप हो गया, मतलब कि 1964-65 में आपका TN1 आ गया, उसके बाद उसी के नेक्स्ट ईयर में मतलब 1966 में आपका IR8 भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। IR8 किसका क्रॉसिंग है, डीजीवोजिन क्रॉस विद पेटा वैरायटी, ठीक है। अब डीजीवोजिन का मतलब क्या है, ब्राउन टिप शॉर्ट लेग, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिए कि डीजीवोजिन इज ब्राउन टिप शॉर्ट लेग। द नेक्स्ट इज, अब देखिए मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ठीक है, ये आपके क्रोमोसोम्स जब वो सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे क्रोमोसोम्स के साइज किस तरह से वो डिवाइड होते हैं वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आपका लिस्ट 1 क्या है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड असेंट्रिक, एंड आपके ऑप्शंस क्या है लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में, फर्स्ट इज क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम लोकलाइज्ड approximately in the midway of the chromosome, centromere placed to an arm close to one end of the chromosome, and fourth one is centromere is at the very end of the chromosome, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, मेटासेंट्रिक क्या आ जाएगा, मेटासेंट्रिक है आपका मिडवे में आ जाएगा, ठीक है, ठीक, सब मेटासेंट्रिक। देन आपका एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्या आ जाएगा, सेंट्रोमियर प्लेस्ड एट टू एन आर्म क्लोज टू द एंड, ठीक है, क्लोज टू द एंड अगर बोले हैं तो आपका एक्रोसेंट्रिक आ जाएगा, टीलोसेंट्रिक मतलब कि टोटल आपका एंड पे आ जाएगा। देन असेंट्रिक, इसका नाम ही बता रहा है, इसके सामने क्या है, ए है, मतलब कि इसमें सेंट्रोमियर नहीं रहेगा, ठीक है, क्रोमोसोम तो होगा बट इसमें सेंट्रोमियर नहीं रहेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे, उसके पहले हम यही देखते हैं, ठीक है, आपका क्या होता है, ओके, सो इसमें क्या होता है आपका मेटासेंट्रिक, देन आपका सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक and then टीलोसेंट्रिक, and then आपका असेंट्रिक,
ठीक है, क्या है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड असेंट्रिक। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, आपका जो क्रोमोसोम है उसमें क्रोमो क्या है आपका, सेंट्रोमियर। ठीक है, उसमें जो आपका सेंट्रोमियर है उसकी प्लेस कहाँ है, उसके हिसाब से ये आपके डिविजन है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है, इसमें आपके शेप्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो शेप्स में क्या क्या आएगा आपका, मेटासेंट्रिक में आएगा आपका वी शेप, सबमेटा में आएगा आपका एल शेप, एक्रोसेंट्रिक में आएगा जे शेप एंड देन आई शेप। इसका तो शेप कोई बनेगा ही। ठीक है, सो आपका जो है इसमें क्या आएगा, अगर ये आपका क्रोमोसोम है तो ये प्रॉपर ऐसे मिडवे में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2, ठीक है, ओके, सो ये आपका हो जाएगा वी शेप एंड सब मेटासेंट्रिक मतलब कि आपका एल शेप हो जाएगा। ठीक है, तो एल शेप मतलब कि ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे मतलब कि हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर कहीं तो लाई करेगा इन सब मेटासेंट्रिक। देन एक्रोसेंट्रिक मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा लाई करेगा एंड देन टेलोसेंट्रिक मतलब कि प्रॉपर ऐसे एंड में वो लाई करेगा। असेंट्रिक मतलब कि आपका सेंट्रोमियर आएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेटासेंट्रिक है वी शेप, देन सब मेटासेंट्रिक एल शेप है, एक्रोसेंट्रिक आपका जे शेप है एंड देन टेलोसेंट्रिक आपका आई शेप है। ठीक है, वी एल जे आई। ओके, सो यहीं पे सेम वही दिया है एंड असेंट्रिक में नो सेंट्रोमियर विच इज द अनस्टेबल क्रोमोसोम। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज soluble sources of calcium are gypsum and phosphorus. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 इज gypsum is used for reclamation of sodic soil. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Option number first is both statement 1 and statement 2 are correct. Then statement 1 is, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, statement 1 and 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. The next is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect and statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 तो सोल्यूबल सोर्सेस ऑफ कैल्शियम और जिप्सम ये तो करेक्ट है बट फॉस्फोरस नहीं है। ठीक है, तो आपका ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड इज जिप्सम इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मींस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। ठीक है, क्या होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। ठीक है, और जिप्सम के साथ साथ आपका PUP का फॉर्मूला भी सेम इसी मैनर में होता है बट थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, CaSO4 डॉट 1/2 H2O। ठीक है, ये आपका हो जाएगा POP मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, okay, then it is a soluble source of calcium and it dissolves in water to release the calcium ions. ठीक है, Ca twice positive into the soil and which plants can absorb. ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। देन जिप्सम इज कॉमनली यूज फॉर सॉइल अमेंडमेंट, सॉइल अमेंडमेंट मतलब कि सॉइल को एनरिच करने के लिए टू एड्रेस द कैल्शियम डेफिशिएंसी स्पेशली इन द सॉइल दैट आर एसिडिक और हैव द लो कैल्शियम कंटेंट। ठीक है, जहाँ पे लो कैल्शियम होता है या जहाँ पे एसिडिक सॉइल होती है वहां हम जिप्सम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस तो आपका मिनरल है। ठीक है, ये एनपीके जैसे आपको पता है, एनपीके आपका क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एनपीके में मतलब फॉस्फोरस आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा। देन इट कम्स फ्रॉम द सच एज द रॉक फॉस्फेट से वो आ जाएगा सुपर फॉस्फेट। ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट हम बोलते हैं उसको, ये फर्टिलाइजर है। एंड मोनो एंड डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, दिस कंपाउंड्स आर प्राइमरीली सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नॉट कैल्शियम, ये कैल्शियम का सोर्स नहीं है। व्हाइल सम फॉस्फेट कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट कंटेन बोथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इसके नाम में ही लिखा है, एक कैल्शियम है एंड देन फॉस्फोरस है। Phosphorus is not directly as a source of calcium. And then the role of phosphorus in the plant is most related to the energy transfer. एक तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा एंड रूट डेवलपमेंट एंड नॉट द कैल्शियम न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब सीधा आपका आंसर यही है कि ये कैल्शियम प्रोवाइड नहीं करता है, ये अपना अलग न्यूट्रिएंट है। कैल्शियम कौन प्रोवाइड करेगा, आपका जिप्सम प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट इज रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि जिप्सम इज यूज्ड फॉर रिकन्वर्शन ऑफ सोडिक सॉइल। ओके, सो दिस इज द योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि जिप्सम आपका यूज होता है फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल। कितना, 8 क्विंटल पर हेक्टर फॉर द सोडिक सॉइल और जिसका पीएच ग्रेटर देन 8.5 है। ठीक है, मतलब जो आपकी अल्कलाइन सॉइल है या आपकी बेसिक सॉइल है उसमें हम यूज करते हैं। देन आयरन पायरेट भी यूज करते हैं, कितना, 12 क्विंटल पर हेक्टर। देन
ग्रीन मैन्योरिंग एंड लीचिंग विद द गुड इरिगेशन ऑफ वाटर, ये सब हम करते हैं रिक्लेमेशन ऑफ सोडी सॉइल में, ठीक है। अब देखिए ये जो रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल है ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें जो भी है लाइक जिप्सम है, आयरन पायराइड, ग्रीन मैन्योरिंग, लीचिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट से ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल, ठीक है, सलाइन मतलब कि वहां पे जो है आपका सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्लडिंग और लीचिंग। फ्लडिंग मतलब कि हम जो पूरा जो आपका फील्ड है उसमें हम पानी डाल देंगे, और पानी क्यों डालेंगे, ताकि जो आपका सॉल्ट है वो उसमें डिसॉल्व हो सके, ठीक है। एंड देन फ्लडिंग एंड लीचिंग ऑफ द सोल्यूबल सॉल्ट्स बाय गुड इरिगेशन वाटर, अच्छा उसमें सॉल्ट, वो पानी में सॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अच्छा वाला आपका इरिगेशन वाटर होना चाहिए जिसमें वो हम लीचिंग करते हैं या फिर उसका फ्लडिंग करने के बाद आपका जो सॉल्ट है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। देन कीप द सॉइल मॉइस्चर एंड यूज FYM, ठीक है, आपका फार्म यार्ड मैन्योर। The next is for the acid management, use of agriculture liming materials such as oxide, hydroxide and carbonates of calcium and magnesium. CaCO3, I think MgCO3, ठीक है, calcium carbonate and magnesium carbonate. Then liming is also recommended for the pH less than 5.5 and अब देखिए यहाँ पे क्या है, डोज एट लोअर pH मतलब आपका एसिडिक हो जाएगा, हायर अमाउंट ऑफ लाइम इज रिक्वायर्ड, एंड जब आपका पीएच बढ़ेगा, वाइस वर्सा लिखा है, जब आपका पीएच बढ़ेगा तब लाइम आपका थोड़ा सा कम चाहिए, बट चाहिए, ठीक है, ओके। Then next is question number 13, which of the following tillage equipments is a secondary tillage equipment, ठीक है, क्या पूछा है, सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट्स पूछा है, इसमें आपके दो आएंगे, ठीक है। सेकेंडरी होगा इसका मतलब है कि आपका प्राइमरी भी आएगा एंड देन आपका सेकेंडरी भी आएगा। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस एमबी प्लो, कंट्री प्लो, रोटावेटर एंड देन कल्टीवेटर, ठीक है, ओके। सो इसका आंसर है कल्टीवेटर, ठीक है। एमबी प्लो हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं, प्रिपरेटरी टिलेज, कंट्री प्लो भी सेम है, रोटावेटर भी सेम, ठीक है। कल्टीवेटर ही हम सेकेंडरी टिलेज में यूज करते हैं, ओके। सो आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दीज आर यूज फॉर इनिशियल ब्रेकिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। स्टार्टिंग में जब, अब देखिए उसका नाम ही है प्राइमरी, ठीक है, मतलब कि अब देखिए इसमें कोई क्रॉप लगा था और अभी अभी उसकी हार्वेस्टिंग हुई है, ठीक है, तो उसके बाद जाके या फिर हम समर में जब डीप प्लोइंग करते हैं या जब खरीफ में हम लोग जब प्लोइंग करते हैं उस टाइम पे इनिशियल ब्रेकिंग मतलब स्टार्टिंग में जब हम उसको ब्रेक करते हैं या सॉइल का हम लोग टर्न करते हैं, उस टाइम पे जो हम स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट्स यूज करते हैं उसे हम लोग प्राइमरी टिलेज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एमबी प्लो है, कंट्री प्लो एंड देन आपका रोटावेटर भी हम लोग स्टार्टिंग में ही यूज करते हैं। सेकंड वन इज सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट, दे आर यूज आफ्टर द प्राइमरी टिलेज टू रिफाइन द सॉइल, सॉइल को रिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल कल्टीवेटर एंड हैरोज, ओके। किसके लिए यूज करते हैं हम, टू ब्रेक द क्लॉट्स एंड प्रिपेयर अ फाइन सीड बेड, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग प्लो ऐसे चलाएंगे ना, लाइक आपका रोटावेटर भी है तो बहुत बड़े बड़े से क्लॉट्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है, तो वो क्लॉट्स को ब्रेक करने के लिए और उसको फाइन बेड बनाने के लिए हम कल्टीवेटर हैरोज का हम यूज करते हैं, और आपका पोल प्लो भी हम यूज करते हैं, ओके। The next is match list 1 with the list 2nd. Option first is M.W. Beijering, B is Anthony von Leeuwenhoek, then C is Robert Koch and D is T.J. Burrell, ठीक है। And then list second is option first is first to observe the microorganism, then second is discovered bacterial disease of the plants, third is confirm the finding of the first virus and then fourth is Koch postulate, ठीक है। अब ये तो पक्का हो जाएगा, कोच ने क्या दिया था आपका, कोच पोस्टुलेट दिया था, ठीक है। उसके बाद बेजरिंग ने क्या दिया था, बेजरिंग का रिलेशन होता है आपका वायरस से, ओके, वायरस से हो जाएगा। कंफर्म फाइंडिंग ऑफ द वायरस, देन एंटोन वॉन ल्यूइनहोफ इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टू ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोप एंड देन टीजे बुरिल, ठीक है, बी फॉर बैक्टीरियल डिसीज, टीजे बुरिल ने क्या दिया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड द बैक्टीरियल डिसीज इन द प्लांट्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड फायर ब्लाइट ऑफ पियर, दैट इज इरविनिया अमाइलोवोरा, इरविनिया कैरेटोवोरा, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका बेजरिंग पे, फर्स्ट ए का आपका 3 आ जाएगा, 2 ऑप्शन है, देन अगेन बी का फर्स्ट आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, रॉबर्ट कोच अगेन फोर्थ एंड देन टीजे बुरिल इज बी फॉर बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, बी फॉर बुरिल, बी फॉर बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, आंसर इज योर सी। एंड देन नेक्स्ट इज एंटन वॉन ल्यूइनहोफ, एंटन वॉन ल्यूइनहोफ को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम बोलते हैं, एंड उन्होंने 1675 में आपका सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था एंड बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया था 1683 में, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज एमडब्ल्यू बेजरिंग, ठीक है, इन्होंने 1898 में प्रूव दैट
टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। अब देखिए 1898 के पहले इन्होंने क्या बताया था कि जो टोबैको मोजाइक वायरस है ना, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। बट एक्चुअली में आफ्टर इन द ईयर 1898 आपका बेजरिंग ने क्या बोला कि जो आपका टोबैको मोजाइक वायरस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं तो किसी वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और उसको उन्होंने क्या बोला, कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, जिसको हम लेटर में क्या बोलते हैं, उसको वायरस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टीजे बुरिल 1878, अब देखिए यहाँ पे 1898 ये हो गया आपका, 1878 ये हो गया, ठीक है। और ये दोनों भी आपके 16 में हो जाएंगे, ओके। तो टीजे बुरिल ने क्या दिया, 1878 में डिस्कवर्ड द फायर ब्लाइट डिसीजेस इन द एप्पल एंड पियर कॉज्ड बाय इरविनिया अमाइलोवोरा इरविनिया कैरेटोवोरा, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट कोच ने क्या दिया आपका, कोच पोस्टुलेट दिया है, ठीक है। अब हम कोच पोस्टुलेट थोड़ा सा अब देखते हैं। अब देखिए जैसे कि लाइक ये कोई प्लांट है, ठीक है, और ये आपका डिसीज प्लांट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिसीज आ गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये प्लांट लिया, ठीक है, डिसीज प्लांट, इसमें से जो आपका डिसीज है उसको हमने आइसोलेट किया, ओके। इसको हमने क्या किया, इसको हमने आइसोलेट करके ना किसी पेट्री डिश में डाला है, ठीक है, ओके। उसके बाद उसको वहां पे हमने यहाँ पे उसको ग्रो करने के लिए दिया, ओके। इतना समझ में आ गया, मतलब कि एक प्लांट है डिसीज प्लांट, उसमें से हमने डिसीज आइसोलेट किया है, अब जो भी है, ठीक है, जो भी कोई डिसीज है उसको हमने आइसोलेट किया है और उसके एक फ्रेश प्योर कल्चर उसका बनाया है और उसको मल्टीप्लीकेशन मतलब कि उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। उसके बाद हमको सेकेंड स्टेप क्या करना है, उसके बाद ये आपका है एक हेल्दी क्रॉप, ठीक है, हेल्दी क्रॉप, ठीक है। अब ये जो आपका हेल्दी क्रॉप है इसको क्या करना है, ये जो आपका प्योर कल्चर आपने दिया है ना, ये इसको डाल देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको इससे इन्फेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने इसको इन्फेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपका जो हेल्दी प्लांट है वो क्या हो जाएगा, आपका डिसीज प्लांट हो जाएगा, ओके। तब इस पे मतलब कि जो डिसीज प्लांट है आपका, उस टाइम पे जो सिम्टम्स दिखे थे सेम वही सिम्टम्स आपके जब आप प्योर कल्चर उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद आप फिर से हेल्दी क्रॉप पे जब डालेंगे, ठीक है, जब उसको इन्फेस्ट करेंगे उसके बाद सेम सिम्टम्स आपको हेल्दी प्लांट पे भी नजर आ जाएंगे। दिस इज नोन एज कोच पोस्टुलेट, ठीक है। अब देखते हैं, the microorganism must be present in all cases of the disease but not in the healthy individuals, ठीक है। तो it must be isolated and grown in the pure culture. The cultured organism should cause the disease when the introduced to a healthy host and it must be re-isolated from the experiment and infected the host and identified as the same as original, ठीक है। मतलब जब हम इसको भी फिर से आइसोलेट करके किसी और हेल्दी प्लांट्स पे अगर हम डालेंगे तो सेम आपका सेम वैसे ही आपको सिम्टम्स मिलेंगे, okay. Then next is question number 15. The first Indian Cooperative Society Act was passed in which year, ठीक है, 1901, 1904, 1919 and 1920. आपका आंसर है 1904, okay. Then question number 16. What should be the optimum temperature range for the growth of mesophilic bacteria, ठीक है, mesophilic. अब यहाँ पे क्या है, meso लिखा है, ठीक है। मिजो मतलब कि वही आपका हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट वाला हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडिएट टेम्परेचर अब देखिए यहाँ पे 5 to 10 है, 25 to 40, 20 to 30 एंड 45 to 70, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेसोफिलिक बैक्टीरिया, ओके। देन नेक्स्ट इज आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है, yes. And then next is mesophilic bacteria. It thrives in the moderate temperature range, जैसे मैंने आपको बोला 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, which is ideal for many pathogenic and environmental bacteria. Example आपका Staphylococcus aureus and Escherichia coli, जिसको हम लोग E. coli भी बोलते हैं, ओके, E. coli या आपका Escherichia coli, ठीक है, और Staphylococcus aureus. Then next is साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, ये क्या है, ये है आपका कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, ठीक है, इनको ठंड पसंद है, कोल्ड लविंग बैक्टीरिया, इट ग्रोज वेल एट 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, एंथ्रोबैक्टर स्पीसीज, ओके। देन नेक्स्ट इज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पे देखो साइक्रो थर्मो, इसके नाम से ही पता चला, थर्मो मतलब कि इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए, 45 to 70 डिग्री सेल्सियस, दैट इट इज हीट लविंग थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, इसके नाम में भी थर्मस ही, दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। देन हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, हाइपर मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम उसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, इट विल सर्वाइव एट 80 to 113 डिग्री सेल्सियस, और बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल
Pyrolobolus fumari. Okay. The next is question number 17. Which of the following germs has सिनोसाइटिक माइसिलियम? सिनोसाइटिक को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं असेप्टेट माइसिलियम. ओके, तो जब मैंने प्लांट पैथोलॉजी का लेक्चर आपका लिया था, तब मैंने सिनोसाइटिक माइसिलियम कौन कौन से सब डिवीजन में है वो भी आपको बताया था विद एग्जांपल्स. ठीक है, तो देखते हैं. फर्स्ट इज पाइथियम, बी इज फ्यूजेरियम, सी इज अल्टरनेरिया एंड डी इज इरिसिफी. ठीक है, तो आपका किसमें आ जाएगा? आपका पाइथियम में आ जाएगा. पाइथियम किसके अंदर आता है? मस्टिगोमाइकोटा के अंदर आता है. ठीक है, उसके बाद फ्यूजेरियम ड्यूटेरोमाइकोटा, अल्टरनेरिया अगेन ड्यूटेरोमाइकोटा एंड दिस इज अंडर अस्कोमाइकोटा. ओके, तो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो मस्टिगोमाइकोटा के अंदर क्या आता है? सिनोसिटिक एंड असेप्टेड माइसेलियम. ठीक है, उसमें क्या क्या आता है आपका? पाइथियम है, फाइटोफ्थोरा है, डाउनी मिल्ड्यू है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर जिसको हम लोग अल्ब्यूगो कैंडिडा बोलते हैं. ठीक है, ये सारे आपके मस्टिगोमाइकोटा के अंदर आ जाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज जाइगोमाइकोटा. जाइगोमाइकोटा भी आपका सिनोसाइटिक एंड असेप्टेड माइसिलियम है. ठीक है, म्यूकरन राइजोपस. देन अस्कोमाइकोटा, अस्कोमाइकोटा के अंदर सेप्टेड माइसिलियम आता है. एग्जांपल इज इरिसिफी पॉलीकोनी, जैसे मैंने बोला था पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पी, एंसिलिना निकेटर दैट इज द पाउडर मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स. ठीक है, पाउडर मिल्ड्यू जो आपके हो जाएंगे वो आपके अस्कोमाइकोटा के अंदर हो जाएंगे जिसमें सेप्टेड माइसिलियम आपका आ जाएगा. देन नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइकोटा, इसमें फिर से रस्ट यूरिडिनेल्स है, यूस्टिलेजिनेल्स है जिसके अंदर क्या आता है? सेप्टेट माइसिलियम आता है, रस्ट एंड स्मट. एंड देन अगेन ड्यूटेरोमाइकोटा जिसमें भी आता है सेप्टेट माइसिलियम. ओके, तो एग्जांपल इज अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, आपके फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ पिजन भी हो गया, वो सारे आपके सेप्टेट में आता है. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? मस्टिगोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा दोनों में क्या आता है? असेप्टेड माइसिलियम. एंड देन रेस्ट इज अस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा, ये तीनों में भी आपके सेप्टेड माइसिलियम आ जाएंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, कैडीज फ्लाइज बिलोंगिंग टू द ऑर्डर ट्रिकोप्टेरा. ठीक है, ट्रिकोप्टेरा किसमें आता है? आपका एंडोप्टेरिगुड में आता है. ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड इज फ्रूट फ्लाइज डू नॉट बिलोंग टू द ऑर्डर डिप्टेरा. फ्रूट फ्लाइज डिप्टेरा के अंडर नहीं आते हैं. ठीक है, रीड द क्वेश्चन टॉइस. ठीक है, यहाँ पे आप अगर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपको नॉट दिखेगा ही नहीं. ठीक है, फ्रूट फ्लाइज डू नॉट बिलोंग टू द ऑर्डर डिप्टेरा. ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो सी हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड 1 इज फॉल्स. ओके, अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग. तो अब देखिए, इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द क्लास आपको पता है इंसेक्टा या फिर हेक्सोपोडा हम उसको बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद एडी एम्स ने क्लासिफिकेशन दिया था आपका, जिसमें उन्होंने कितना दिया था? 29 ऑर्डर्स आपके दिए थे. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या क्या दिया था? अटेरिगोड्स एंड टेरिगोड्स. ठीक है, अटेरिगोड्स में क्या क्या आएगी? आपके विंगलेस इंसेक्ट्स. ठीक है, अटेरिगोड्स. ठीक है, उसके नाम में ही है अ मतलब कि नो, एब्सेंस, एंड टेरिगोड मींस विंग्स. ठीक है, तो उसमें विंग्स नहीं है, उसमें आपके 4 ऑर्डर्स आ जाएंगे एंड बच्चे आपके 25 ऑर्डर जो आपके टेरिगोड्स में आ जाएंगे. ठीक है, अगेन टेरिगोड्स आर डिवाइडेड इनटू एक्सोप्टेरिगोड्स एंड एंडोप्टेरिगोड्स. ठीक है, एक्सोप्टेरिगोड्स में मतलब कि विंग्स आउटसाइड से डेवलप करेंगे एंड एंडोप्टेरिगोड्स मतलब कि विंग्स आपके इनसाइड से डेवलप करेंगे. ठीक है, तो अब यही है क्लास हेक्सापोडा. एक्सोप्टेरिगोड में 4, एंडोप्टेरिगोड में 25, अगेन सॉरी अटेरिगोड्स में 4 एंड टेरिगोड्स में 25, एक्सोप्टेरिगोड्स में 16 एंड एंडोप्टेरिगोड्स में 9. ओके, देन अटेरिगोड्स में क्या क्या आता है आपके? प्रोट्यूरा, थाइजान्यूरा, जिप्लूरा एंड देन कोलम्बुला. ओके, सो आपके क्या आ जाएंगे? प्रोट्यूरा. प्रोट्यूरास के अंदर क्या आते हैं आपके? प्रोट्यूरेंस आते हैं. ठीक है, हम देख रहे हैं अटेरिगोड्स के बारे में, मतलब जिनके पास विंग्स होता नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा नो विंग्स. इसमें भी आ जाएंगे आपके, कहाँ गया? इसमें भी नो विंग्स आ जाएंगे, इसमें भी नो विंग्स एंड अगेन इसमें भी नो विंग्स. ठीक है, ये कैरेक्टर तो कॉमन रहेगा. ओके, देन प्रोट्यूरेंस में फिर से कौन सा कैरेक्टर आएगा? नो आईज. ठीक है, इनमें देखिए ये देख भी नहीं सकते हैं. एंड देन नो एंटीना. ठीक है, जो इंसेक्ट्स में होता है एंटीना वो भी इनमें नहीं होता है. ठीक है, तो प्रोट्यूरेंस में क्या नहीं है? आईज भी नहीं होते हैं, एंटीना भी होते नहीं है, विंग्स तो वैसे भी होते नहीं है. ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा आपको प्रोट्यूरेंस. इसके अंदर और क्या होता है? एनामॉर्फिक डेवलपमेंट. ठीक है, टिल ना मैंने जहां तक पढ़ा है ना, सिर्फ एनामॉर्फिक डेवलपमेंट मुझे प्रोट्यूरेंस में ही दिखा है. व्हाट डू यू मीन बाय एनामॉर्फिक डेवलपमेंट? ठीक है, अब देखिए कोई भी इंसेक्ट्स आपका मोल्ड करता है. ठीक है, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि लाइक आपका कॉकरोच भी, मतलब एनी इंसेक्ट आपका वो मोल्ट करता है. ठीक है, मोल्टिंग क्यों करता है? क्योंकि उसका जो
बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा रिजिड है, ठीक है। और अगर उसको ग्रोथ चाहिए, उसको थोड़ा सा उसका ग्रोथ मतलब कि उसको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, उसको थोड़ा सा अपना साइज बढ़ाना है, तो उसको पूरी जो स्किन है वो पूरी स्किन निकाल के उसके बाद उसको बढ़ना होता है, क्योंकि वो वैसे नहीं ग्रो कर सकता, क्योंकि उसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन रिजिड होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है, और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वो आपका बढ़ नहीं पाता, इसलिए वो सीधा अपना एक्सोस्केलेटन निकाल देता है एंड देन उसका अपना जितना ग्रोथ चाहिए होता है वो कर देता है। इसके मतलब कि ऐसे करते करते वो पूरा मोल्टिंग हो जाता है। एक इंसेक्ट में हम बोल सकते हैं 4 to 5 मोल्टिंग भी हो सकता है, किसी किसी में 7 मोल्टिंग्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी इंसेक्ट में आपका मोल्टिंग होता है, मोल्टिंग प्रोसेस उसमें आएगी, तब उसमें जो उसका एंटीना है, उसके माउथ पार्ट्स है, वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस उसमें थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा। अगर आपका इंसेक्ट इतना है तो वो इतना हो जाएगा, बस इतना ही होगा, ठीक है। जितने भी उसमें सेगमेंट्स है, ठीक है, 9 7 मतलब कि 19 से 21 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी उसमें सेगमेंट्स है वो सेगमेंट एज इट इज रहेंगे। बट प्रोटोरेंस में क्या होता है, हर मोल्ट के बाद उसमें सेगमेंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। The insects continues to grow by successive molts within each mold, ठीक है, हर एक मोल्ट में एडिंग मोर सेगमेंट्स और बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स तो नहीं बट सेगमेंट्स उसके ऐड हो जाते हैं। कहाँ ऐड होते हैं, उसके एब्डोमेन में एक्स्ट्रा सेगमेंट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज एनामॉर्फिक डेवलपमेंट, ये सिर्फ आपको दिखेगा प्रोटोरेंस में, ओके। देन अमेटाबॉलिक, अमेटाबॉलिक मतलब कि नो मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या है, ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एक लार्वा प्यूपा अडल्ट, ये भी बोल सकते हैं, या फिर हम एक निम्फ अडल्ट बोल सकते हैं, या एक नायड अडल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते हैं, तो ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। ओनली ग्रेजुअल ग्रोथ इन द साइज स्ट्रक्चर, सिर्फ वो ग्रो करता रहेगा, ठीक है, उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। एंड देन 11th सेगमेंट में आपका क्या आएगा, मेडियन टेल्सन आपका दिख जाएगा इसमें, किसमें, प्रोटोरेंस में। देन थाइजान्यूरा, ठीक है, थाइजान्यूरा क्या है, एग्जांपल सिल्वर फिश या फिर ब्रिसल टेल फाउंड इनसाइड द ओल्ड बुक्स, ठीक है। अब जो पुराने जो बुक्स होते हैं ना, उसमें आपको ना थाइजान्यूरा आपको मिलेगा, पर उसका उसका मान लीजिए ये आपका थाइजान्यूरा है, तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको ऐसे कोई इंसेक्ट दिखे ना, 3 तरह की उसमें टेल दिख रही है और ये दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो ये आपका समझ में आ जाएगा कि ये सिल्वर फिश है, ठीक है। मीडियन टेल फिलामेंट एट द 11th सेगमेंट, ठीक है, ये 11th सेगमेंट में आपका आ जाएगा, और भी दो आपके लैटरल सेगमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका है डिप्लूरा, डिप्लूरा में क्या होता है, एग्जाम्पल जापेगिड्स, ठीक है, इसमें सेम आईज भी नहीं है एंड अगेन अमेटाबोलस, ठीक है, ठीक है। अमेटाबोलस मतलब कि फिर से इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, सिर्फ इसकी लॉन्गेशन होगी, ठीक है। जितने भी आर्टेरिगोट्स है उसमें सेम अमेटाबोला ही होगा, ओके। देन नेक्स्ट इज कोलम्बोला, कोलम्बोला में है स्प्रिंग टेल या फिर स्नोफ्लियास, ठीक है, इसमें भी सेम अमेटाबोलस हम लोग को दिखेगा, ओके। देन नेक्स्ट इज एक्सोप्टेरिगोटा, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लगाया है ताकि एक बार तो भी आप इसे रीड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आर्टेरिगोट्स तो हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं टेरिगोट्स पे। टेरिगोट्स में फिर से डिवीजन है, किसमें, एक्सोप्टेरिगोट्स और एंडोप्टेरिगोट्स में। एक्सोप्टेरिगोट्स कितने हैं, 16 है, एंडोप्टेरिगोट्स कितने हैं, 9 है, ओके। तो इसमें क्या है आपका, इसमें फर्स्ट इज इफिमेरोप्टेरा, इफिमेरोप्टेरा में क्या आता है आपका, मे फ्लाइज आता है, ठीक है, इफिमेरोप्टेरा मे फ्लाइज, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सोल्यूशन में लगाया है, ठीक है। और उसके बाद इफिमेरोप्टेरा अगर बोले तो किसमें क्या आता है, मे फ्लाइज, ठीक है। और इसका जो अडल्ट है, इसका अडल्ट सिर्फ 1 डे की उसकी लाइफ होती है, ठीक है। अब देखिए, मतलब कि ये आपका जाएगा एक, उसके बाद जाएगा आपका नाइट्स। अब ये नाइड किसे बोलते हैं, अब देखिए, नाइड किसे बोलते हैं, नाइड मतलब कि ऐसे निम्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि एक्वेटिक निम्स को हम लोग नाइड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो पानी में रहना पसंद करे, वो जो टेरेस्ट्रियल नहीं है, जो टेरेस्ट्रियल है उसको हम लोग निम्फ बोलेंगे, और जो एक्वेटिक है उसे हम लोग नाइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये सिर्फ इसका जो निम्फ है वो रहता है पानी में, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नाइड। इसमें क्या होगा फिर, एक नाइड एंड एन अडल्ट, ठीक है। और इसका जो अडल्ट है वो सिर्फ एक दिन ही जीता है, ठीक है, ओनली एंड ओनली 1 डे, ठीक है। इसकी मतलब क्या है कि जैसे कि नाइड्स आपका अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होता है ना,
जो मेल एंड फीमेल है वो अपना पार्टनर के मतलब कि पार्टनर ढूंढने लगते हैं कि लाइक उनके पास सिर्फ 24 आवर्स है, 24 आवर्स में उनको क्या करना है, 24 आवर्स में उनको मेटिंग भी करना है, उनको एग ले भी करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब मान लीजिए ये फीमेल है, ये मेल्स है, ये अपना पार्टनर ढूंढने में लगते हैं कि यार कहाँ है, ठीक है। एक बार वो मिल जाए उसके बाद वो कॉपुलेशन करते हैं, ठीक है, उसमें मेटिंग होता है, उसके बाद जाके फीमेल जाके एग ले करती है, ठीक है। कहाँ पे एग ले करेगी, जो आपके फ्लोइंग रिवर है ना वहां पे वो एग ले करेगी, ठीक है। उसके अंदर लाइक कोई भी ऐसा स्टोन है वहां पे वो एग ले करती है, एंड वहां पे कोई स्टिकी सब्सटेंस वो प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से एग वहां पे स्टिक रहे, ठीक है। तो वहां से फिर एग्स देने के बाद ये दोनों भी मर जाते हैं, ओके। सो ये हो गई आपकी मे फ्लाइज की कहानी। उसके बाद मे फ्लाइज और क्या है, आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, ठीक है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर या इकोलॉजिकल इंडिकेटर हम उसको बोल सकते हैं कि लाइक जो फ्रेश वाटर है, मतलब कि जहां भी मे फ्लाई दिखी ना वहां हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेश वाटर है, ठीक है। इसका मतलब कि क्लीन इन्वायरमेंट उसको पसंद है, अगर क्लीन इन्वायरमेंट रहेगा तभी वो वहां पे जाएगा। इसका मतलब कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर मतलब कि वो लाइफ का ऐसे इंडिकेशन दिखाती है कि हाँ ये क्लीन एरिया है, दैट इज इट, ओके। द नेक्स्ट इज ओडोनाटा। ओडोनाटा में आता है आपका ड्रैगन फ्लाई एंड देन डैमसेल फ्लाई, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, ठीक है। अब इसमें क्या आता है आपका टेरोस्टिग्मा, टेरोस्टिग्मा, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका टेरोस्टिग्मा, कहाँ पे आता है, आपका जो ड्रैगन फ्लाई डैमसेल फ्लाई के जो 4 विंग्स होता है, 4 विंग का राइट अपर राइट कॉर्नर में एक आपको ऐसे डॉट दिखेगा, ठीक है। वैसे तो उनके विंग्स मेम्ब्रेनस होते हैं, बट जब ऐसे मतलब कि ऐसा अगर सपोज वो 4 विंग है, ठीक है, वो पूरा जाली जाली रहेगा, मेम्ब्रेनस रहेगा, ठीक है। वहां पे एक आपको छोटा सा ऐसे ना, जस्ट अ सेक, ओके, जस्ट वेट, आपको ऐसे छोटा सा ब्लैक डॉट वहां पे दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेरोस्टिग्मा, ठीक है। ये दोनों में भी आपका दिख जाएगा। देन प्लिकोप्टेरा, प्लिकोप्टेरा के एग्जांपल है स्टोन फ्लाई, ग्राइलोब्लैटोडिया, रॉक क्लोरस है, रॉक क्लोरस, एंड देन ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा में आते हैं ग्रॉसहॉपर, लोकस्ट, क्रिकेट एंड देन मोल क्रिकेट, ठीक है। क्या क्या आएगा आपको ऑर्थो, ऑर्थो में क्या आएगा, ग्रॉसहॉपर, लोकस्ट, क्रिकेट एंड देन मोल क्रिकेट, ठीक है। देन फाजमिडा, फाजमिडा में स्टिक इंसेक्ट है, लीफ इंसेक्ट है, ये किसमें है आपके कैमियोफ्लेज, आपने सुना होगा, ठीक है। स्टिक इंसेक्ट मतलब कि ये पूरा कैमियोफ्लेज हो जाएगा, आपको जो ग्रुप है ना उस पर मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, ठीक है। स्टिक इंसेक्ट और लीफ इंसेक्ट का ये प्रॉपर ऐसे जैसे प्रेडेटर होता है ना वैसे ये कैमियोफ्लेज करता है कि लाइक स्टिक है तो फिर स्टिक जैसा ही ये रहेगा, अगर लीफ इंसेक्ट है तो पूरा ऐसे लीफ से बना होगा, ठीक है, बट वो प्रेडेटर की तरह आपको दिखेगा, दैट इज द फाजमिडा। डर्मेप्टेरा में एयरवीग आएगा, एम्बियोप्टेरा में आपका वेब स्पिनर आएगा एंड एम्बिड्स आएगा, ठीक है। देन डिक्टोप्टेरा में कॉकरोच है, प्रेइंग मैंटिस है। देन आइसोप्टेरा में आपका टर्माइट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट एंट्स। देन जोरोप्टेरा में आपका जोरोप्टेरांस आता है, ठीक है। इसमें जो टर्माइट्स है ना, टर्माइट्स में कंडीशन होती है कि लाइक हम ऐसे बोलते हैं टर्माइट्स, फीमेल टर्माइट्स को हम लोग बोलते हैं एग लेइंग मशीन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एट अ टाइम बहुत ज्यादा वो अंडे देती है, ठीक है। तो उसको हम अब देखिए जब उन्होंने फर्टिलाइज कर लिया है, मेल एंड फीमेल ने फर्टिलाइज कर लिया है, तो उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा स्पर्म्स आ गए हैं, ठीक है। तो उसका जो लाइक हम बोल सकते हैं एब्डोमेन का जो पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे फूला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं फाइजोगैस्ट्री, क्या बोलते हैं हम उसको, फाइजो फाइजोगैस्ट्री, फाइजोगैस्ट्रिक कंडीशन हम उसको बोलते हैं टर्माइट्स में। देन जोरोप्टेरा में आएगा जोरोप्टेरन्स, ठीक है। सोकोप्टेरा में आपका बुकलाइस आ जाएगा। देन मैलोफागा में बर्डलाइस, सिम्फेंकुलाटा में हेड एंड बॉडी लाउस आपके जो बॉडी पे आते हैं। हेमिप्टेरा में आपका आएगा एफिड्स है, जैसिड्स है, आपका लीफ ऑफर है, व्हाइट फ्लाइज है, आपके सारे बग्स एसोसियन बग्स है, किसिंग बग्स है, वो सारे आपके हेमिप्टेरा में आ जाएंगे। एंड थाइसोनोप्टेरा में आपका आ जाएगा थ्रिप्स, ठीक है। और थाइजेनोप्टेरा में ये क्या करता है आपका अपवर्ड कर्लिंग करता है आपके चिली में, ठीक है, ओके। उसके बाद है एंडोप्टेरिगोटा, जिनके जो विंग्स है जो इनसाइड डेवलप होते हैं उसको हम लोग एंडोप्टेरिगोटा बोलते हैं। उसमें क्या आता है फर्स्ट न्यूरोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा में क्या है आपका एंटलियंस है, एफिड लियंस, आउल फ्लाइज, मैंटिस्पिड फ्लाइज, ओके। देन मिकोप्टेरा में आपका स्कॉर्पियन फ्लाइज आ जाएगा। लेपिडोप्टेरा में आपका बटरफ्लाइज है, मॉथ्स है, ठीक है। इसी में आपका क्या आता है सिल्कवर्म भी आता है आपका, सिल्कवर्म मॉथ्स हम लोग बोलते हैं, ओके। सिल्कवर्म आपका आ जाएगा, ठीक है। सिल्कवर्म में क्या क्या आ जाएगा आपकी फैमिली, बॉम्बेसिडी है मतलब आपका मलबेरी सिल्कवर्म है। उसके बाद सैटर्निटी में आपका तसर सिल्क आ जाएगा, आपका ओक सिल्क आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। देन चिकोप्टेरा, ये हमारा क्वेश्चन, चिकोप्टेरा में क्या आता है आपका एग्जाम्पल कैडिस फ्लाई, क्या है कैडिस फ्लाई। नेक्स्ट इज
डिप्टेरा, ट्रू फ्लाई, ठीक है, सेकेंड आपका, ठीक है, पूरे डिप्टेरा में क्या आता है, फ्लाइज तो डिप्टेरा में ही आएंगे, ठीक है, ट्रू फ्लाइज आएंगे। सिम्फोनोप्टेरा, सिम्फोनैप्टेरा, इसमें फ्लियाज आ जाएंगे। हाइमेनोप्टेरा में आपका बीज आ जाएगा, वास्प आ जाएगा, अंदर एंड्स आ जाएंगे। कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा में आपका बीटल्स एंड विविल्स आ जाएगा। स्टेप्सिप्टेरा में आपका स्टाइलोपिड्स आएंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड अगेन मुझे कुछ आपको बताना है, ये जो कोलियोप्टेरा है, कोलियोप्टेरा में आपके बीटल्स आता है ना, तो अब देखिए पल्स बीटल, ठीक है, पल्स बीटल ये भी इसमें आएगा। उसके बाद आपका लेसर ग्रेन बोरर है, लेसर ग्रेन बोरर जिसको हम बोलते हैं राइजोपर्था डोमिनिका, ठीक है, ये भी आपका इसके अंडर में आ जाएगा। और ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है। इसमें से लेसर ग्रेन बोरर पे मेरा अभी रिसर्च चल रहा है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इन विच पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी जॉन्स्टन्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक है, जॉन्स्टन्स ऑर्गन किस बॉडी पार्ट्स में आपको मिलेगा, तो किस बॉडी पार्ट में आपको मिलेगा, ओके। ऑप्शन इज लेग्स, एंटीना, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, तो आपका मिलेगा एंटीना में, ठीक है। अब एंटीना के पार्ट्स क्या क्या होते हैं आपके, आपके होते हैं स्केप, आपके होते हैं पेडिसल एंड आपके होते हैं फ्लैजिलम, ठीक है, ओके। स्केप, पेडिसल एंड फ्लैजिलम, इसमें से लॉन्गेस्ट क्या होता है आपका, स्केप होता है, एंड देन ओके, स्केप, पेडिसल एंड फ्लैजिलम, और पेडिसल पे आपका जॉन्सन्स ऑर्गन होता है, ठीक है, ओके। देन लेग्स, लेग्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ओक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, ठीक है। थोरैक्स, तो थोरैक्स का आपका वो हो जाएगा प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक है, और मेसो एंड मेटा को हम लोग बोलते हैं टेरोथोरैक्स, टेरोथोरैक्स, ठीक है। और हम उसको टेरोथोरैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फिर से आ गया टेरो, टेरो मतलब की विंग्स, ठीक है। आपके इंसेक्ट्स के थोरैक्स के जो मेसोथोरैक्स एंड मेटोथोरैक्स है, इन दोनों पे विंग्स पाए जाते हैं, एंड हेंस बोथ इन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज टेरोथोरैक्स, ओके। एंड देन आपका एब्डोमेन आ जाएगा, एब्डोमेन के अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो सब आपके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जॉन्सन्स ऑर्गन क्या है आपका, ऑडिटरी ऑर्गन है, ऑडिटरी सेंस इन मेल मॉस्किटो, ठीक है, वो लाइक वो सुन पाता है मेल मॉस्किटो जॉन्सन्स ऑर्गन से। कहाँ पे है वो आपके एंटीना के पेडिसल पार्ट में है, ठीक है। देन इसके अगेंस्ट में क्या होता है आपका स्टिड्यूलेटरी ऑर्गन। अब अगर ये इसे सुन पाता है तो स्टिड्यूलेटरी ऑर्गन क्या होता है आपका, प्रोड्यूस करना, मतलब कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन आपका स्टिड्यूलेटरी ऑर्गन्स होता है। ये आपके कभी कभी आपके एब्डोमेन में पाया जाएगा, कभी कभी आपके लेग्स में भी पाया जाता है, ओके। Then last question is, given below are the two statements. Statement 1 is, auxins are a group of plant bioregulators which are primarily responsible for ripening of fruits. क्या है responsible? Auxin है आपका responsible for ripening of fruits. Statement second is, fruits are basically two types on the basis of ripening, climatic and non-climatic, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ऑलरेडी इस पे लेक्चर हो चुका है हॉर्टिकल्चर वाला, ओके। सो आपका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑक्सीन जो है वो सेल इलोंगेशन के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है, सेल के ग्रोथ के लिए वो पाया जाता है, एंड राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए आपका इथाइलिन जो है वो रेगुलेट करता है, लाइक वो पीजीआर ripening के लिए है, ठीक है। एंड देन फ्रूट्स आर बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स बेस्ड ऑन ripening, climatic एंड नॉन climatic. इट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, while auxins are plant hormone involved in the growth process, while ethylene is responsible for ripening of the fruits and not the auxins, ठीक है। The next is climatic fruit and non climatic fruit. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, क्लाइमेटिक फ्रूट मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि एक कोई प्लांट है, उससे हमने सपोज करिए कि मैंगो उससे हार्वेस्ट किया है और उसके बाद उसको रख दिया है, लाइक हमने स्ट्रॉ में या कहीं पे, या फिर आपका कस्टर्ड एप्पल है उसको भी हमने हार्वेस्ट किया, उसको भी रख दिया है, ठीक है, लाइक दाल चावल में कहीं तो रख दिया है। उसके बाद अगर हमने इनमैच्योर उसको हार्वेस्ट किया ना, वो ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा। कब? हार्वेस्ट करने के बाद भी वो मैच्योर हो जाएगा, उसको हम लोग क्लाइमेटिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल पपैया, गुआवा, एप्पल, पियर, ये भी होता है आपका, कस्टर्ड एप्पल भी होता है आपका, मैंगो भी होता है। देन नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स में क्या होता है, जब एज सुन एज वी हार्वेस्ट द फ्रूट इट डज नॉट राइपन, ठीक है, मतलब कि जब हमने उसको हार्वेस्ट किया, एक बार अगर हार्वेस्ट किया है तो वो उसके बाद वो नहीं पकेगा। एग्जाम्पल लीची,
पोमोग्रेनेट, जामुन एंड पाइनएप्पल. ओके, सो देन ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स का क्या क्या फंक्शन है? रेगुलेट द सेल इलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है, क्या क्या है? सेल इलोंगेशन मतलब सेल को बढ़ाता है, रूट का भी फॉर्मेशन कर देगा एंड देन डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? अब देखिए, लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, अब देखिए इसमें एक सेल होता है आपका. ठीक है, अब मान लीजिए कि जाइगोट. ठीक है, हम लेते हैं फॉर एग्जांपल जाइगोट. ठीक है, जाइगोट का क्या होता है? जैसे मैंने आपको जब वो पार्थेनोजेनेसिस वाला मैंने एक्सप्लेन किया तब मैंने बोला था कि जाइगोट में डिफरेंशिएशन होके आपका एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, ओके, क्या होता है? डिफरेंशिएशन. ठीक है, ओके, डिफरेंशिएशन मतलब कि क्या होता है? अब देखिए इसमें क्या है कि जाइगोट्स में लाइक आपका सेल बन गया है. ठीक है, फिर इससे दो सेल बनेंगे, दो सेल से चार सेल्स बनेंगे, उससे बहुत सारे सेल्स बनेंगे. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे फिर ये हो गया, फिर दो सेल्स. ठीक है, ऐसे करते करते बहुत ज्यादा सेल्स बन जाएंगे. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे इतने सेल्स बने हैं और यहाँ पे इतने सेल्स बने हैं. ठीक है, इसी से बने हैं. ओके, तो अब क्या होता है? अब ये जो सेल्स है हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यूज. ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे टिश्यूज. जब बहुत सारे टिश्यूज बनेंगे उसके बाद हो जाएगा आपका ऑर्गन, एंड बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे तब आपका हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम जब बहुत हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ओके, तो अब देखिए ये कुछ सेल्स हैं. ठीक है, ये अलग सेल्स हैं. हमने क्या बोला? इन सेल्स को बोला कि जाइए लाइक अब देखिए यहाँ पे ये टिश्यू है, टिश्यू के बाद बनेगा ऑर्गन. ठीक है, मतलब कि हमने ऐसे बोल दिया है कि इनको आप जाइए, आप डाइजेशन वाला जो सिस्टम है आप उसको संभालिए. और इनको क्या बोल दिया? इनको बोल दिया कि आप रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम संभाल लीजिए. ठीक है, आप रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम संभाल लीजिए. मतलब कि सेल वही है, सेम जाइगोट. जाइगोट से बहुत सारे सेल्स बने हैं और कुछ कुछ सेल्स हमने डिवाइड कर दी कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है. ठीक है, सेल्स सेम है बट उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया कि लाइक हाँ कि आप इधर जाएंगे, आप उधर जाएंगे, आप उधर जाएंगे. ठीक है, ऐसे इट इज द डिफरेंशिएशन. ठीक है, मतलब कि ऑक्सिन क्या करेगा? ऑक्सिन तो बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद कुछ सेल्स जाके पैरेंकाइमा सेल्स बनाएंगे, कुछ सेल्स आगे आपके एरेंकाइमा सेल्स बनाएंगे, कुछ सेल्स जाके आपके क्या बनाएंगे? कॉर्क कैम्बियम बनाएंगे. मतलब जो भी उनके पार्ट्स है, जाइलम फ्लोएम, जो भी उनके पार्ट्स है उसमें वो डिफरेंशिएट हो जाएगा. दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन. देन ऑक्सिन में क्या क्या एग्जांपल है आपके? IAA क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड. इट इज द naturally occurring oxime and I think it is the only natural occurring oxime. ठीक है, बाकी आपके सिंथेटिक वाले हैं. ठीक है, क्या क्या है? इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड दैट इज IBA. इट प्रोमोट्स द रूट ऑफ कटिंग. ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा था. अब आपको अगर याद होगा तो हिबिस्कस में आपको पूछा था प्रीवियस ईयर्स में कि हिबिस्कस में अगर रूट प्रमोट करना है तो क्या लगेगा. ठीक है, आपका आंसर तब था IBA. ठीक है, तो ये इट प्रमोट्स द रूटिंग ऑफ कटिंग. देन I3 प्रोपेन इंडोल 3 प्रोपेनिक एसिड, नाफ्थेलिन एसिटिक एसिड, आपका मैलिक हाइड्राज, देन 2,4-D. ये सारे आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन है. नेचुरल वाला एक ही है आपका IAA. ठीक है, देन नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन. ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है? प्रमोट्स द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन को ये प्रमोट करेगा एंड इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यूज पर्टिकुलरली इन द शूट एंड रूट टिप्स. ठीक है, देन दे ऑल्सो डिलेड द एजिंग इन लीव्स. जो लीव्स होते हैं उसमें एजिंग जो होती है उसको ये डिले करता है एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स. लैटरल बर्ड्स मतलब कि अगर ये आपका प्लांट है तो वो ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे ग्रोथ वो लैटरल वाला लाइक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को आपको प्रमोट करेगा. एग्जांपल जियाटिन एंड काइनेटीन आर द एग्जांपल्स ऑफ साइटोकाइनिन. देन जिब्रालिन. जिब्रालिन क्या है? इट प्रमोट्स द स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. सीड जर्मिनेशन को कौन किसका फंक्शन है? जिब्रालिन का फंक्शन है. एंड देन फ्लावरिंग. दे आल्सो हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इन सीड्स. ठीक है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. डॉर्मेंसी ब्रेक के लिए हम किसका यूज करते हैं? जिब्रालिन का हम यूज करते हैं. कंट्रीब्यूट टू द पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट. ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि डायरेक्ट एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा विद फर्टिलाइजेशन in the fruits, in the tomato and apple. Example gibralic acid is one of the most widely studied gibralins. ठीक है, आपका क्या एग्जाम्पल आएगा? जिब्रालिक एसिड. इसमें क्या है आपका? IAA, IBA, naphthalene acetic acid, NA, 2,4-D. इसमें zeatin and kinetin and then GA3. Then next is
एब्सिसिक एसिड, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड प्रमोट्स द सिट डॉर्मेंसी, ठीक है। सिट डॉर्मेंसी के लिए आपका जिब्रालिन भी है, एंड देन आपका ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड, ये भी है। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस सच एज ड्रॉट बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन हम बोलते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में ये फंक्शन करता है लाइक इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। एंड देन एग्जाम्पल, एब्सिसिक एसिड इज द प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट टॉलरेंस इन द प्लांट्स। एंड देन नेक्स्ट इज इथाइलिन, इथाइलिन अ गैसियस हार्मोन, ये क्या है आपका, दिस इज द गैसियस हार्मोन, इसके पहले हमने नहीं पढ़ा गैसियस हार्मोन, दिस इज द गैसियस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट राइपनिंग, फ्लावर सेनेसेंस एंड लीफ एब्सिशन, ठीक है। सेनेसेंस मतलब कि वो मुरझा जाएंगे, वो मर जाएंगे। लीफ एब्सिशन मतलब कि पत्तियां गल जाएगी, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। एंड देन अगेन इथाइलिन is produced naturally in many fruits like apples and bananas, okay। तो ये आपके हार्मोन्स हो गए, ओके। सो ये रहे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2022। हमने अब तक 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इसमें से काफी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। एंड देन देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक भी दिया था एंड देन व्हाट्सएप की ग्रुप लिंक भी आपको शेयर की थी, ठीक है। इसमें मैंने PYQs, मतलब कि जैसे हमने 2022 के लिए है, बट और भी कुछ PYQs है जो मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर किए हैं, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड देन अगेन द हिस्टोरिका ने CUET PG के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसका वर्थ रुपीज है 499, ओके 499 है। अगर आप CUET PG 2025 ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको 499 में ये मिल जाएगा, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे एंड 30 चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट इज, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, देखिए आज का डे 60 है, ठीक है। अब काउंटडाउन मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। लाइक मैंने 63 से शायद स्टार्ट किया था, 63, डे 62, डे 61, आज का डे 60 है, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं अब, ठीक है। 2 महीने में आपको क्या क्या करना है, आपको जो रिमेनिंग सिलेबस है वो आपको कवर करना है, आपको टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। आपको इसमें ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको PYQs भी देखने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको काम भी रहना है, ठीक है। आपको पेशेंस मेंटेन करना है, आपको अपना हेल्थ अपनी स्लीप इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए आप 3-4 ही घंटे सो रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन हो सकता है कि आप बीमार हो जाओ, ठीक है। तो आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है और आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। एवरीडे डू समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो। इंच बोला है मतलब बोला थोड़ा सा, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा सा तो करिए कि जिससे आप एक बेटर कल देख पाए, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक यू, बाय टीम हिस्टोरिका, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको PYQs अगर और चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं और लेके आ जाऊंगी, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।